So, welcome दोस्तों, myself Swaran, welcoming you to your own YouTube channel Google Classes. Today we are going to invoke another topic of science section, namely metal and non-metals. So हमारे सभी भाई बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस सेक्शन में एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु बोले तो मेटल, अधातु बोले तो नॉन। सो जैसे आपको पता है हमारी नेचर में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इन सबको आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ाया जाता है कि सभी एलिमेंट्स को, जितने जितने एलिमेंट्स जैसे जैसे समय के साथ जो है डिस्कवर होते गए, सो उनको हम टेबल में अरेंज करते गए, अलग अलग तरह के टेबल टाइम के साथ प्रपोज किए जाते रहे। और फाइनली आज जो सबसे मॉडर्न टेबल हम देख रहे हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें हम बिल्कुल अगर लेफ्ट साइड में ध्यान दें, ये वाला पार्ट बिल्कुल लेफ्ट में, तो इन्हें हम बोलते हैं मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और आप अगर जैसे जैसे 18th ग्रुप की तरफ जाएंगे इधर इस सेक्शन वाली साइड, तो ये हाईली नॉन मेटल्स, ऐसे तो मतलब हाईली नॉन मेटल क्या बोल रहा हूँ, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मतलब 18th ग्रुप को तो हम बोलते हैं ये नोबल गैसेस ही हैं, नोबल गैसेस। ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आती हैं, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल। और जो आपको पिंकिश सी डायगोनल लाइन दिख रही है, इनको हम बोलते हैं कि इनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज रहती हैं। सो इन्हें मेटलॉइड या सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं तो वैसे वैसे मेटेलिक नेचर जो है डिक्रीज कम कर होता रहता है, और एलिमेंट्स में जो है वो नॉन मेटेलिक नेचर आता रहता है। ठीक है, यार अपने को बस यहाँ से क्या समझना है, ये एलिमेंट्स जितने हैं हमारे आज के टाइम में जो अवेलेबल हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की नॉलेज में है, उनको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रखा है। ये अलग अलग से कलर कोड भी दे रखे हैं, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। मेटल जो है इस कलर से शो किए गए हैं, मेटलॉइड इस कलर से और नॉन मेटल इस कलर से। अब मेटल में भी किसी का ज्यादा मेटेलिक नेचर होता है, किसी का कम मेटेलिक नेचर होता है। उतनी डेप्थ में अभी हम नहीं जंप कर रहे, जस्ट हम स्टार्ट करेंगे आज मेटल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन से कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उससे पहले मैंने एक स्लाइड आपके लिए रखी है। जितने भी एलिमेंट है, जैसे इस टेबल में आपने देखा 3 कैटेगरी बनाई हमने, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ भी वही चीज शो करी है मैंने कि एलिमेंट्स को हम मेटल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मेटल की एक कैटेगरी बना के स्टडी कर सकते हैं। दूसरी टाइप जो एलिमेंट्स की होती है नॉन मेटल की होती है, और थर्ड जो होती है वो मेटलॉइड्स या फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो 2 ही अक्षर पर्टिकुलरली मेंशन किया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है कि जो वर्ड नाम से सिलेबस में दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे, उसमें पर्टिकुलरली फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, सिलेबस में जो हमारा सिलेबस है उसमें बाई नेम मेंशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी लिहाज से। मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर बताया था उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। सो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं वो चीज़ें डिटेल में समझने के लिए। बट फिलहाल जस्ट मैं आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, ताकि आप आगे की चीज़ समझ पाओ। ब्रीफली एक सार में एक लाइन बताता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो हम उनके बाह्य दृष्टिकोण से चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी चीज का स्टेट क्या है, स्टेट समझ, अवस्था क्या है, ठीक है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो चीज गैस है। ठीक है, तो फिजिकल में आप टच करके फील कर सकते हो कोई चीज ठोस है मतलब सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, ठीक है, या फिर गैस है। इसको बोलते हैं स्टेट। तो ये आपने कैसे पहचानी, इसके लिए कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस आप आंखों से देखो तो भी पता चल जाएगा, अदरवाइज टच करके देखो तो आप बता सकते हो कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो आप ऑब्जर्व कर सको ऑब्जर्वेशन से। जैसे मान लो कलर है किसी चीज का,
आपको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं किसी का कलर चेक करने के लिए, आंखों से देख के बोल सकते इसका कलर ये है। ठीक है, फिर कोई चीज मान लो हम बोलते हैं कि आराम से मोल्ड हो जाती है, ढल जाती है, तो उसको बोलेंगे इसकी मोल्डिंग प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी आप आंखों से देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मान लो कोई चीज हमने दो लिक्विड लिए, एक जल्दी भाप, दोनों को हमने बॉईल करने के लिए रखा, एक जल्दी बॉईल हो गया, एक कम बॉईल हो गया, तो हम बोलेंगे जो जल्दी बॉईल हो गया बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे बॉईल हो गया। ठीक है, तो हमने ये भी बस ऑब्जर्व किया। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और डेप्थ में जाने के लिए आप हमारे पहले लेक्चर को देखो जिसमें हमने केमिकल फिजिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन डिटेल में बताया। इसके द वेरी फर्स्ट वीडियो विच वी बॉट वाज रिगार्डिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सो यू कैन स्विच टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर। आपको भी अगर कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज को लेकर के। सो अभी हम चलते हैं एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। मेटल में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किस तरह की होती हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे स्टेट, कि वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो मोस्टली जो मेटल होते हैं आपको याद रखना है मोस्टली। ठीक है, यहाँ एक एक वर्ड बड़ा क्रिटिकल है, मैं ऑल नहीं लिख रहा, मोस्टली लिख रहा हूँ। ज्यादातर जो मेटल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादातर, ठीक है, लगभग, काफी सारे, कुछ को छोड़ के, मतलब कुछ एक्सेप्शन तो होती हैं, एक आध जो एक्सेप्शन है उसको आपको अलग से याद रखना है, बट उसके अलावा जो मेजोरिटी मेटल्स होते हैं, मेजोरिटी में सॉलिड होते हैं, समझ गए, हार्ड होते हैं। ये बहुत ईजी है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मेटल, धातु, धातु की एग्जांपल आयरन, सोच के देखो, आयरन मतलब ये भी आयरन है। ठीक है, ऐसा होता है, हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसको हम लेंटर में यूज करते हैं। जो छत की सीलिंग होती है, मोस्टली लोग लेंटर में आयरन को प्रेफर करते हैं, मतलब इतना भरोसा है इस एलिमेंट की हार्डनेस के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब कैसे हो गई, हार्ड मटेरियल है। सो इसी तरह से एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, या फिर आप सोच के एल्यूमिनियम के आप घर में यूटेंसिल्स देखते हो, बर्तन है, पतीले हैं आपके घर में, सो उनको आप हाथ से दबाओगे तो नहीं पिचकेंगे ना, ऐसा मतलब अगर आप दारा सिंह नहीं हो फिर तो अलग बात रही। सो अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो आप एल्यूमिनियम को भी मतलब आसानी से पिचका नहीं सकते, उसको समझ गए ना, प्रेशर से दबा नहीं सकते, मतलब सॉलिड है वो। ठीक, और देन कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे कॉपर ले लो, तांबा, ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट है, ये बीइंग मेटल, क्योंकि ये मेटल है इसलिए ये कैसे है, सॉलिड है। सो स्टेट कैसी होगी यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, सॉलिड। ठीक है, अब और बाकी चीजें से मान लो आया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी एग्जाम्पल सोच के देखो, आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड है। अब साथ में जो एक स्टार पॉइंट है स्टेट वाली प्रॉपर्टी को लेकर, यहाँ से एक आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। मैंने ये वर्ड यूज किया था मोस्टली, मेजोरिटी, मैंने ये नहीं बोला ऑल। अगर ऑल बोलता, अगर ये स्टेटमेंट आ गई ऑल मेटल्स आर सॉलिड, गलत। और एक बात और देखो, जैसे कोई बोलेगा कि सर आयरन आप बोल रहे हो सॉलिड है, बट मैं आयरन को ले गया मान लो 50,000 डिग्री सेल्सियस पे, 50,000, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ये टेम्परेचर है। तो या फिर कोई बोले कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, मैं बहुत दिव्य दृष्टि वाला हूँ, या फिर मैंने एसएसटी पढ़ ली ज्यादा, सो मैंने वहां पढ़ लिया कि जो अर्थ का कोर होता है, ठीक है, सेंटर में जो अर्थ के आयरन पाया जाता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, इसी के कारण फिर हम बोलते हैं कि अर्थ का अपना एक मैग्नेट होता है। सो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है अर्थ की, वो भी किसी कारण होती है, आयरन जो रहता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन जो होता है हमारे अर्थ के अंदर, उसके कारण। सो वहां तो आयरन जो है सॉलिड स्टेट में नहीं है, वहां तो मोल्टन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में। अब कैसे बोल सकते हो कि आयरन जो है सॉलिड है। सो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे हम जो भी बातें कर रहे हैं वो क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम सब किस टेम्परेचर पे बैठे हैं, स्टैंडर्ड रूम पे, मतलब हम जो भी बातें कर रहे हैं एसटीपी के ऊपर कर रहे हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, मतलब जो भी रूम टेम्परेचर है जहाँ पे आप बैठे हो अभी, तो नॉर्मल जो हमारे डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे इन्वायरमेंट का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उस इन्वायरमेंट में जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब इसमें से एक हट की जो बात है, कोई एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, सो उसका नाम आपको याद रखना स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वो अकेला हट के है, सो उसको याद रखना जरूरी है, उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है।
तो आपको एक मेटल का नाम मैं बता रहा हूँ, वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता, उसका नाम है क्या? मरकरी। सिंबल उसका मैं लिखता हूँ Hg, मरकरी, MERCURY, मरकरी। मरकरी होती है, आपने देखी होगी, थर्मामीटर के अंदर होती है। ठीक है, डॉक्टर आपको फीवर चेक करने के लिए वो ग्लास की ट्यूब जैसी मुंह में डाला करते हैं, या फिर छोटा बच्चा होता है उसके शोल्डर के नीचे डालते हैं। ठीक, तो वो जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो लिक्विड आप देखते हो, ठीक है, यहाँ काउंटिंग सी लग रही होती है और एक ऐसे आपको लाइन सी ऊपर जाती है, वो लाइन एक्चुअल में क्या होती है? वो मरकरी होती है। Hg सिंबल है मरकरी का, स्पेलिंग ये है। सो मरकरी जो है वो जो आप डॉक्टर आपके मुंह में या फिर मतलब किसी भी पेशेंट के मुंह में फीवर चेक करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए ट्यूब डालता है। सो डॉक्टर उसको मतलब पेशेंट को फ्रिज में तो नहीं ठूसता या फिर उसको कहीं बड़ी किलन में भट्टी में भी नहीं डालता, नॉर्मल जिस टेम्परेचर पे बैठा होता है पेशेंट उसी रूम में वो ये एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब उसका फीवर चेक करता है। तो उस टेम्परेचर पे आप देखो ये लिक्विड होता है, समझ रहे हो? रूम टेम्परेचर पे थर्मामीटर रखा है तो ये तब भी कैसी है? लिक्विड है। अगर ये सॉलिड होती तो ये मूवमेंट ही नहीं करती ना, लाइन ऊपर नीचे, मरकरी जा ही नहीं पाती, लेवल ना बढ़ सकता ना कम हो सकता। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्शनली क्यों बोल रहा हूँ कि बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं, पर मरकरी जो है वो कैसी स्टेट में? लिक्विड स्टेट। आपको याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाएगा विच एलिमेंट इज liquid at room temperature, so mercury is liquid at room temperature, fine. So second property जो रहती है, मैं चीजें साथ साथ अभी जाऊंगा ताकि आपको सभी चीजें जो है मैं एक ही डायग्राम के साथ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँ, तो आपके लिए याद रखना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मेटल्स में रहती है वो रहती है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल, या फिर यूं बोल दो कि मेटल डू पोजेस डक्टिलिटी। मेटल्स में जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, यहाँ मैं लिखता हूँ आर डक्टाइल, DUCTIL, डक्टाइल, TILE। डक्टाइल का मीनिंग क्या है? इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1 ग्राम आप ले लो किसका? AU का, मतलब गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल AU। ओके, 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हो सो इससे आप 2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग बोल दो या बोल दो वायर बना सकते हो ना। आप सोचो एक गप मार रहा बंदा, बट ये रियलिटी है, ये मैं खुद से कोट नहीं कर रहा, ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक जिसका नाम है NCERT, उसमें अपन को स्कूल टाइम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड हो, 1 ग्राम गोल्ड, उसमें हम 2 किलोमीटर लंबी वायर या स्ट्रिंग धागा बना सकते हैं, उससे वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाओ, कोई अगर जम्मू में रहता है तो मैं आपको बोलूंगा 2 किलोमीटर जानीपुर से लेकर के न्यू प्लॉट से भी कुछ आगे जाना पड़ेगा तो जाके 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो सोचो इतनी लंबी वायर आप बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, सो आप ये जो गोल्ड से वायर बना पा रहे हो आप, ये कैसे बना रहे हो? मतलब सोचो आप अगर आटा ले लेते हो, आटा सपोज करो, आटा लिया आपने, उसको यूं रोल, खेल कभी किया होगा आपने, आटे का यूं लड्डू बनाया गोला सा, फिर इससे आप धागा बनाने लगो पतला, कितना ही पतला बन जाएगा, जैसे इतना 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 इतना, टाइम पे टूट जाएगा ना ये। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेटल होते हैं उससे आप लंबे लंबे वायर बना सकते हो बिना तोड़ टूटे हुए। जो लंबे लंबे वायर आप बनाते जाओगे और वो टूटेंगे नहीं, समझ रहे हो? ये जो गुण होता है, ये जो इनके अंदर खासियत है, जो इनके अंदर क्वालिटी है कि इनके वायर बना सकते हैं पतले पतले, बहुत थिन वायर बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई वर्च्यू ऑफ विच, बाई वर्च्यू, और बाकी अंग्रेजी में ऐसे बोलता हूँ, इधर लेंथी की जाएगा लेक्चर, आप सुन लो और फिर अगर किसी को नोट करना हो कर लेना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसके वर्च्यू से, वर्च्यू मतलब होता है अंग्रेजी में जिसकी बदौलत है ना, जिसके सदके, जिसके कारण उनको अपन थिन थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद उनको ढाल सकते हैं, उनको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। सो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, अब ऑल में मैं ऑल वर्ड यूज करूंगा, तो ऑल का मतलब आप सोच लेना कि जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ के, तो मेरे वर्ड्स को मतलब ऐसे मत अनाड़ी की तरह पकड़ लेना। सो हम सॉलिड मेटल की बात कर रहे हैं कि जो भी सॉलिड मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स
मेजोरिटी ऑफ द मेटल, इसलिए मैं बोल देता हूँ मेजोरिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन तो है, वो बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं, वो आप अपने माइंड में रखना उसको कि वो भी किनारे पे अलग सी चीज़ है। उसको छोड़ के बाकी जो मेटल बचे अपन उनको रूम टेम्परेचर पे लंबे लंबे वायर में, थिन वायर में डाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो इसी कारण से सोचो, अगर आपको क्वेश्चन जरूर नहीं है ऐसे आपको बोल दें कि ये लाइन लिखी है, आपको बोलेंगे बताओ ये क्या प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है या लश्र है या क्या क्या चीज़ है, हो सकता है आपको ऐसे पूछ लें कि जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स, ठीक है, ट्रांसमिशन वायर्स वो जो मेटल के बने होते हैं, या फिर उस मेटल का आपको नाम ही दे दें, मान लो बोलेंगे एल्यूमिनियम से बने हुए, और बोलेंगे क्यों एल्यूमिनियम से बने, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया मान लो बिकॉज दे आर डक्टाइल, दूसरा दे आर मेलिएबल, तीसरा दे आर सॉन्डर्स। हम डिस्कस करेंगे इन बाकियों का भी मीनिंग, बट आपको क्या करना है डक्टाइल क्यों, क्योंकि वो जो हम बोल रहे ट्रांसमिशन वायर बनाते हैं, जो बिजली लेके आते हैं खंभे के ऊपर जो तार होते हैं, वो एल्यूमिनियम से क्यों बनते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम मेटल है और वो डक्टाइल है, उसके आप वायर बना सकते हो, इसलिए बनते हैं, समझे। हालांकि उसमें और भी चीजें रहती हैं काफी सारी जो सपोर्ट करने के लिए, बट वो होगी हाई फाई साइंस। अपन अभी बस छोटे से लेवल पे बात कर रहे हैं डक्टिलिटी, ठीक है। सो मेलिबिलिटी क्या होती है। सो जैसे डक्टिलिटी क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको बोलते थे अपन डक्टिलिटी। उसी तरह से वो गुण मेटल का जिसके कारण आप मेटल की शीट्स बना सकते हो थिन वाली, ये काफी थिन थिन शीट मेटल की बन सकती है, तो उनको बोलते हैं। यहाँ पे बस मैं एक वर्ड लिखूंगा थिन शीट, बाकी डेफिनेशन से प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स known as malleability. Metals are mostly, या बोल दो मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स आर malleable, ठीक है। छोड़ के जो बाकी बचे वो malleable होते हैं, उनकी थिन शीट बनती है। ये आपने देखा होगा जो पुराने टाइम में, मतलब हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स के टाइम में, जो घर में जो आज के टाइम में मॉडर्न अलमीरा सिस्टम चल पड़े, तो पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे यहाँ पे बोला करते हैं संदूक, संदूक हुआ करते थे इस तरह से। पता नहीं कैसे बनाया मैंने संदूक, बट हाँ होता था इस तरह का कुछ डब्बा सा बड़ा, इसके अंदर सारे बिस्तर बिस्तर डाल दिया करते थे, ठीक है। तो ये संदूक की जो बाहर का जो मतलब शीट होता था वो कितना पतला होता है, ठीक है। या फिर आज के टाइम में भी आप देखो कभी की जो शीट होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे JNK में जो घर होते हैं 3-3 छत वाले, जो उनकी छत पे शीट डलता है, वो भी कितना पतला होता है। या फिर कई बार अपन दरवाजे को टिन शीट लगाते हैं, टिन शीट लगाते हैं दरवाजे को। सो आप देखोगे कि इवन 0.5 mm से भी पतली शीट आती है। 0.5 mm सोच के देखो, एक स्केल जो होता है ना, एक स्केल जैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइनें होती हैं, जैसे मान लो 1 और ये 2 लिखा हुआ स्केल में जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, और 1 सेंटीमीटर आपने सबने देखा होगा, आपको अंदाजा होगा कितना होता है। इसका भी 10वां हिस्सा कर लो, इसको बोलते हैं 1 mm, इतना सा 1 mm, ये भी मैंने थोड़ा बड़ा ही बना दिया, इसका भी आप आधा कर दो, ठीक है, इसको बोलते हैं 0.5 mm। 0.5 mm से भी कम, 0.5 mm से भी कम की जो शीट होती है वो बनती है मेटल की। आपको ये क्लीन होता है, किसी आप शटरिंग वाले या किसी हार्डवेयर वाले के पास चले जाना जो वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करता हो, उसको बोलना 0.5 mm की शीट दिखा है मेरे को एक, टाटा कंपनी की आप 0.5 mm की शीट देखोगे तो आप वंडर खा जाओगे कि मतलब इतनी पतली थिकनेस। 0.5 mm बहुत पतला होता है, इतनी पतली शीट, और जब आप इसको हाथ में उठाओगे तो मतलब बिल्कुल लचक नहीं खाएगी, समझ रहे हो। लचक खाना मतलब कि मुड़ेगी नहीं, इतनी हार्ड है और है इतनी बारीक, ठीक है। तो मतलब टूट भी नहीं रही और इतनी पतली बन भी गई, सब इस बदौलत बनी क्योंकि ये मेटल है, समझे। और इससे भी पतली चीजें मैं बोल रहा हूँ होती हैं, ये तो मैंने आपको बताई जो नॉर्मली दुकानों पे आपको मिल सकती है जस्ट सैंपल के तौर पे देखने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो घरों में दरवाजे लोग बनाते हैं टीन के, वो इस शीट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बारीक शीटें इसलिए बन रही हैं क्योंकि जो मेटल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको अपन थिन शीट में डाल सकते हैं, पतली शीट उनसे बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप देखो जो ऑर्नामेंट बनते हैं सोने के, तो कितने कितने तरह के डिजाइन में बनाए जाते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा मेलिबिलिटी क्या चीज होती है। सो कौन सबसे ज्यादा मेलिएबल है, तो ऑफकोर्स सोना ही है, बट वो महंगा है तो उसके रंग तो बना नहीं सकते, ठीक है। सो सोनरस मतलब मेटल्स आर सोनरस, ऐसा बोलेगा, मेटल्स आर सोनरस। जो मेटल होते हैं मोस्टली वो सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब अगर आप उनके ऊपर कुछ स्ट्राइक करोगे कोई चीज, मान लो आपने एक चम्मच लिया और उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया किसी शीट के ऊपर, या फिर मान लो आपने घड़ा ही ले लो आप जिसमें पानी भरते हो, मेटल का है, अगर सपोज मेटल का घड़ा,
ये प्लेट तो सबने देखी होगी जिसमें अपन खाना खाते हैं, मेटल की है। एक चम्मच लिया, इसके ऊपर बजा दिया, ठीक है। तो या तो मम्मी नहीं होनी चाहिए साइड में, नहीं तो फिर तो खतरनाक बात हो जाएगी। पर मान लो आपने वैसे बजाया इसको, इससे स्ट्राइक किया। या फिर स्कूल में घंटी होती थी, देखो स्कूल में घंटी होती है अपने पुराने टाइम में, जो स्कूल हुआ करते थे, स्कूल चले हम, ऐड भी आती थी। सो ये घंटी होती है, प्लेट सी होती है, नीचे इसको मारते हैं लकड़ी की या कोई और हैमर लगे इससे, तो आवाज आती है जोर से, पता चलता हाँ छुट्टी होगी, ठीक है। सो ये जो आवाज आई क्यों आई, पत्थर के ऊपर मारोगे तो आएगी ऐसी आवाज, दूर तक जाने वाली नहीं आएगी। सो क्योंकि मेटल जो है वो उनके अंदर आवाज आने की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं सोनोरस। सोनो मतलब सोनो जहाँ यूज होता है उसको बोलते हैं साउंड से रिलेटेड। तो मेटल जब स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड मटेरियल से तो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। वो आवाज दूर तक ट्रेवल कर सकती है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटल का, ठीक है। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, कॉमन सेंस है ये तो, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो आपने सोचो एक पतीले को आपने आग पे चढ़ाया और सोचा कि मैं मान लो सरिये कुछ पीस काट लिया, मैंने सरिया तो सबने देखा होगा, मान लो आपने ले लिया 12 mm का सरिया, पतला भी लोगे तो भी चलेगा। सरिया मतलब क्या बोलूँ उसको मैं, जो लेंटर में लगता है देखा होगा सबने, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सरी जो होती है वो बार होते हैं, स्टील बार या फिर आयरन बार, इनको कट कट करके, या फिर ये भी ना मिले किसी घर में तो बोलेंगे सरिया कहाँ से लाएंगे, तो सस्ती चीज बताता हूँ, आयरन के नेल होते हैं, कील, कील आपने डाले एक पतीले में, ठीक है। बीबड़ की खिचड़ी पकानी है इसकी अपने को, मतलब इनको हीट देते रहना है, आपका जो पतीला है वो गल जाएगा पर कील ना गलने वाले, समझे। मतलब गलेंगे भी तो फिर ये नॉर्मल हमारे पतीलों में नहीं गलने वाले, इनके लिए फिर बड़ी बड़े फरनास होते हैं, भट्टियां होती हैं जहाँ हजारों में टेम्परेचर होता है, मतलब 1520, 2000, 2500 डिग्री सेल्सियस, इतना इतना हाई टेम्परेचर जहाँ जिन भट्टियों में अचीव किया जाता है, वहां जाने के बाद ये पिघल सकते हैं। सो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है उससे स्टीम बन जाती है, स्टीम, ठीक है। अब सोच के देखो, वो स्टीम अगर हमारे हाथ में कभी लगी होगी, थोड़ी सी भाप भी लग जाती है कभी, सो हमें कितना दर्द होता है, कितने मतलब हमारे लिए खतरनाक बात हो जाती है, जलन होती रहती है। और जब हम बात करें 1500-2000 डिग्री सेल्सियस की, उतना हाई टेम्परेचर करने पे हम बोल रहे हैं मेटल तब जाके कहीं पिघलने वाले, वो भी सब नहीं है, हर मेटल का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पिघलने वाला पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे ये पिघल जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, और उसके बाद लिक्विड बनने के बाद फिर बॉईल करवाना, वो तो मतलब इससे भी हाई टेम्परेचर चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर लश्यर की, लश्यर का मतलब होता है, लश्यर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो ऐसे आपने सुना लश्कारा मारते हैं, लश्कारा, तो लश्कारा मारना मतलब दूर से चमक, जैसे आपने देखा होगा कोई अपन मेस में कभी खाना खाते थे, कोई प्लेट लेके मान लो हम, या ये सब ने करे हुए खेल बाल, तो धूप की तरफ अपन लगाते हैं, कोई भी प्लेट ले लिया, चम्मच चम्मच ले लिया, वो धूप को हम फिर दोस्त के मुंह पे मारते हैं। फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि घड़ी को यूज करते हैं, कांच को, अपन ये कांच की बात नहीं कर रहे, यही वाला काम जो है अपन मेटल की कोई शीट लेके या थाली लेके या चम्मच लेके धूप की तरफ करेंगे तो मतलब इसमें चमक आएगी, ग्लेयर आएगी, लश्कारा मारेगा और चमकेगी चीज। सोना तो सबने देखा होगा, सोने में चमक होती है, चांदी सबने देखी होगी, चांदी में चमक होती है, और हमारी दुकानों में बड़े बड़े सरिया एक्सल में वो ब्राउन पड़ जाता है, बट जो फ्रेश सरिया होता है वो इस तरह के बार होते हैं, सो वो भी चमकता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो मेटल होते हैं वो लश्यर रहती है, उनके अंदर चमक रहती है। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, नॉन मेटल की बात करते हैं। अभी तक हमने मेटल्स डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो स्टेट से शुरू करेंगे। जैसे हमने बोला मेटल जो है मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो नॉन मेटल की आपको मैं कुछ 2-3 एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपके मन में पिक्चर बने आसानी से। ऑक्सीजन गैस जो है ना, नॉन मेटल है, O2 गैस नॉन मेटल। बट हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन मेटल्स, तो एक दो और बताता हूँ। ऑक्सीजन होगी, तो आप मान लो नाइट्रोजन गैस जो है, क्लोरीन गैस जो है, तो इसी तरह से जो ये सब 3-4 मैंने नाम बताए, और आपको यहाँ से चार्ट पढ़ लेना पॉज करके। तो इस तरफ जो ये कलर आपको शो किया गया, ये जो कलर शो किया गया थोड़ा येलोइश सा, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये डायगोनल के इस तरफ की चीज है,
ये डायगोनल आ गया है बीच में, ये नॉन मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण है जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसके इस तरफ ये सारी जो पार्टी है इधर, तो इनको बोलते हैं नॉन मेटल। तो अपन चलते हैं नॉन मेटल के ऊपर। मैंने 2-3 आपको इसलिए बताई ताकि आप सोच पाओ। ऑक्सीजन आप एक ही याद रख लो, चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सबने ये नाम सुना होता है ऑक्सीजन, क्योंकि हम सांस लेते तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन ना होती हम ना होते। सो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कौन सी स्टेट है? ऑफ कोर्स गैस है। आप बोलोगे सर आपको हो सकता है कि आपने जो एग्जांपल ली बाई चांस ये गैस हो। मैंने आपको 2-3 और एग्जांपल बताई, क्या नाइट्रोजन बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, ये सब क्या है? गैसेज है। सो मैं फिर बोलता हूँ कि ऑल वर्ड नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने मेटल में भी बोला कि मोस्टली, ऑल नहीं बोला, क्योंकि एक्सेप्शन तो होती है हर जगह, कोई ना कोई तो बीच में होगा ही जो अलग बिहेव करेगा। सो उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब गैस नहीं है, सो इसलिए मैं यहाँ भी वर्ड यूज करूंगा मोस्टली, ऑल नहीं बोलूंगा। मोस्ट ऑफ, ये वर्ड यूज किया, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर गैसेस। ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसेस होती है। एक बार आपको फिर से चलता हूँ लेके पास्ट में। सो अब पहुंच गए हम पास्ट में, और यहाँ पे मैं आपको एक बार बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मोस्ट ऑफ बोल रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ, तो मैं यहाँ से इस लाइन में शुरू करता हूँ। 17वां नंबर जिसके ऊपर लिखा है वो 17th ग्रुप। अभी आप अच्छी नाम देखो, फ्लोरीन है गैस है, क्लोरीन है गैस है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को छोड़ दो फिलहाल के लिए, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ ये गैस है, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बाकियों के बारे में अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा। सो मतलब मैंने आपको काफी सारी गैस दिखा दी। ये जो लाइन है सारी इनको हम नोबल गैस बोलते हैं, पर है ये सारी क्या गैसेज है। इधर कुछ चीजें ऐसी, कार्बन है तो कार्बन एक्चुअल में आपने देखा वो ग्रेफाइट होता है तो सॉलिड है, डायमंड होता है सॉलिड है। सो इसलिए मैंने इनको गोला नहीं करा। इनके बारे में जैसे सल्फर है तो ये भी पाउडर भी होता है इसका, फॉस्फोरस का भी पाउडर होता है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, जो आप माचिस देखते हो उसके आगे जो लग रहा होता है वो मसाला सा, वो भी फॉस्फोरस होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ, सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर गैसेस, मतलब काफी सारी जो नॉन मेटल होते हैं, मेजोरिटी जो होते हैं ज्यादातर गैसेस होती हैं। गैसेस गैसेस होती हैं बिल्कुल नहीं, गैसेस के साथ साथ ये लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है, और लिक्विड के साथ साथ ये सॉलिड भी हो सकती है। सॉलिड मैंने आपको बता दिया, कार्बन है, कार्बन के काफी सारे एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप क्या होते हैं हम देखेंगे कभी समय आने पे, पर मतलब कार्बन काफी फॉर्म में मिलता है, काफी सारी वैरायटी में मिलता है। बोलते हैं चावल की काफी सारी वैरायटी है, बासमती है, टोटा है, परमल है, इस तरह से इधर कार्बन की भी काफी सारी वैरायटी है। कार्बन जो होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, डायमंड के फॉर्म में होता है, बकफलरेंसीज होते हैं। तो सॉलिड जो होता है कार्बन। अब रहा लिक्विड। सो लिक्विड के लिए मैं आपको बताता हूँ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपको ब्रोमीन की एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ब्रोमीन जो है वो एक्चुअल में कलर रहता है ब्रोमीन का, कौन सा रहता है वो अभी मैं नहीं बता रहा, बट आपको याद है कि ब्रोमीन जो है कलरफुल है, कलर भी रहता है ब्रोमीन में, कलर भी होता है। डायमंड देखो तो चमकीला सा होता है, बट क्योंकि हम बोल रहे मोस्टली, हम बात जो भी करेंगे तो मोस्टली क्योंकि गैसेज होती है, ठीक है, तो बोलूंगा कि मोस्टली जो होती है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप अभी सांस ले रहे हो, कोई दिख रहा है कि भाई काली रंग की ऑक्सीजन अंदर गई या नीली गई? नहीं, तो क्या बोलूंगा कलरलेस है। तो इसलिए मैं मोस्टली लिखूंगा, तो अगर मान लो अगर एग्जाम में मोस्टली क्या होते हैं तो मोस्टली फिर कलरलेस होते हैं और गैसेज होती हैं। मोस्टली कलरलेस गैसेज होती हैं, पर लिक्विड भी हो सकता है नॉन मेटल, और सॉलिड भी हो सकता है। अब रही बात डक्टिलिटी, तो बोलेंगे मोस्टली क्योंकि हमने बोल दिया गैस होती है, तो गैस के क्या ही आप तार बनाओगे? गैस की कोई तार तो बनेगी नहीं, ना गैस की शीटें बनने वाली हैं। सो ये दोनों बातें यहाँ खरी नहीं उतरती, ठीक है। अब कोई बोलेगी सर देखो लिक्विड, तो लिक्विड से भी कोई तार नहीं बना सकते, ना कोई उससे शीट बना सकते हो। हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, तो उस टेम्परेचर पे ना ये चीज पॉसिबल है, ना ये मल्टीबिलिटी पॉसिबल है, डक्टिलिटी पॉसिबल है। डायमंड को पीसोगे तो चूरा ही बन जाएगा, वो मतलब हार्ड होता है वैसे, डायमंड काफी पीसा नहीं जाएगा। और मान लो कैसे भी करके आपने कुछ मशीनें लगा के तोड़ दिया उसको अगर, सो वो शीट कभी नहीं बनने वाली उससे, ठीक। तो ये जो होते हैं ना मेलेबल होते हैं नॉन मेटल, ना ये डक्टाइल होते हैं। और अब रही बात सोनरस की, मतलब आवाज होती है इसमें, तो सब वो भी नहीं होती, ठीक। आप सोच लो गैस को पीटोगे, हवा में मारते रहो मुक्के, आएगी आवाज? किसी को कुछ ना आएगा आवाज। तो उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें, सो ऑलरेडी, अच्छा रुको इसके बाद में आते हैं। अब लश्यर, लश्यर क्या होता है हमने? चमक। चमक नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैंने बोला गैसेज है, और ये
मैंने ये चमक वाली बात में मोस्टली लिखा, मोस्टली नहीं होती, एक्सेप्शन यहाँ भी है। तो ग्रेफाइट जो होता है सिक्का पेंसिल का, उसमें चमक होती है, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है वो भी लश्यर वाला होता है, मतलब कार्बन में लश्यर होती है। बट अदरवाइज मोस्टली वर्ड लगा के अगर कोई बोले तो फिर मोस्टली ये लश्यर नहीं होती, क्योंकि मोस्टली तो गैसेज होती है, राइट। नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये वो जो मेटल थे वो सॉलिड थे, तो उनकी तुलना में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कॉमन सेंस की बात है कि ये लिक्विड जो होगा, कोई भी हार्ड चीज होगी, उसको पिघलाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये हार्ड है ही नहीं उतने, तो इफेक्टिव तो गैसेज ही हैं, तो इनको पिघलाने में, उबालने में क्या गैस लगने वाली, आपको क्या एनर्जी लगने वाली है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे बोला जाएगा रिलेटिवली मेटल से लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या सिंपली बोल दो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का। सो यहाँ पे लिखा है आयोडीन इज नॉन मेटल लश्यरस। सो आयोडीन से मेरे को याद आया कि मैंने बोला कि अगर लिक्विड कलर पूछते हैं तो बोलेंगे ब्रोमीन, ठीक है। फिर लश्यर हम जो एक्चुअल में आयोडीन के लिए यूज करते हैं, सो यहाँ में लश्यर का एरो डाल देता हूँ। अगर ब्रोमीन है, देखो ब्रोमीन लिक्विड होती है और उसका कलर रेड ब्राउन जैसा होता है, जो मैंने आयोडीन बताया। तो आयोडीन में लश्यर है, क्योंकि हमने बोला कि लश्यर जो चमक वाली बात है ये सॉलिड के साथ ही ज्यादातर एसोसिएटेड करके बोलते हैं। आयोडीन में लश्यर होती है, और यहाँ पे एक बात नहीं लिखी है, वो भी एक्स्ट्रा सॉलिड होता है आयोडीन रूम टेम्परेचर पे। जैसे मतलब क्रिस्टल होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं पत्थर से, ये तो येलो कलर के हो गए, इसी तरह का होगा बट ब्लैक ब्लैक सा होगा, ठीक है। ब्लैक से कलर का मतलब क्रिस्टल होता है। सो आयोडीन का ब्लैक सा कलर होता है, मतलब डार्क ब्लू ब्लैक सा, ऐसे समझ लो। ब्लू डार्क ब्लू बोलो या ब्लैक बोलो, आयोडीन उस तरह का होता है और सॉलिड होता है, सॉलिड के क्रिस्टल्स होते हैं। और ऑफ कोर्स नॉन मेटल तो है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, जैसे कार्बन है, सो कार्बन अलग अलग वैरायटी में आता है, सो उनको इसकी कार्बन के एलोट्रोप बोलेंगे। टेबल में आपको एक चीज मैं ऐसे बताता हूँ, आपको याद रखना आसान होगा। जैसे ये पहला ग्रुप है, ठीक है। सो ये जो पहला ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जो लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ से ये तीन, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। और बाकी ये जो है यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ लिखा है मैंने, जैसे याद रख सकते। अल्कली मेटल अगर बोले कौन से होते हैं तो ये तीन नाम याद रखने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। अब इनको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वैसे आपको समझ आए तो ठीक है, ना भी आए तो कोई फिक्र नहीं। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, सो इन मेटल की जब हम ऑक्साइड बनाते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उनको अपन अल्कली बोलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अल्कली मेटल्स, ओके। और तो आपको नहीं समझ आई तो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। अभी बस ये याद रखो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम को अल्कली मेटल बोलते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ आनी चाहिए कौन से अल्कली मेटल होते हैं। इनके बारे में और बात याद रखनी है, आप खासकर इस सोडियम के बारे में, ठीक है, कि ये सॉफ्ट होते हैं और इनको आसानी से चाकू से काटा जाता है। काटा जाता है मतलब काट सकते हैं, है ना, कट कर सकते हैं अपन, इतने सॉफ्ट होते हैं। साबुन जैसा ही, सोपी सोपी सा ही एक्चुअल में इसका टच भी होता है सोडियम का। तो ये बहुत बार पूछा गया काफी सारे एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, सोपी टच होता है, या फिर इस तरह से कई बार पूछ लेते हैं जो कि आसानी से कट किया जा सके, सोडियम, ठीक है। सो ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कार्बन जैसे बताया कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। एक चीज शायद मैंने डिस्कस नहीं करी, ये अच्छा हुआ मेरे को यहाँ पे मिल गया था। यहाँ पे लश्यर हमने डिस्कस कर लिया, ये डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोलबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और होती है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मतलब मान लो अगर हम किसी चीज को करंट देते हैं, जैसे मान लो एक पाइप है आयरन का, इस तरफ हमने दोनों तरफ प्लस माइनस टर्मिनल लगा के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी है, ठीक है। तो अब ये करंट जाएगा क्या यहाँ से, तो ऑफकोर्स अगर मेटल होगा तो करंट पास करेगा। मेटल जो होते हैं अच्छे कंडक्टर है, तो यहाँ लिखना है अपने को गुड कंडक्टर। कैसे, करंट के नहीं, हीट के भी, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है। इसलिए तो जितने भी हमारे वायर होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, वो मेटल की बनाई जाती हैं ताकि करंट जो उनसे फ्लो हो सके, ठीक है। और अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है, एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच, दोनों में से कंपैरिजन करना है अगर, तो वैसे मैंने बताया कि सोना चांदी इनकी तो हम बात नहीं करते क्योंकि इतने महंगे होते हैं, इनको कहाँ यूज करेंगे कंडक्टर्स में। हाँ, सेमी कंडक्टर की चिप्स बनाते हैं अपन,
जैसे छोटे छोटे चिप होते हैं लैपटॉप के, जो प्रोसेसर होते हैं उनकी जो वायरिंग होती है पीसीबी की, उसमें अपन सिल्वर का यूज कर सकते हैं। या फिर इवन जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं उनकी जो वायरिंग होती है सेल्स की आपस में, वहां पे अपन सिल्वर को यूज करते हैं। तो इसलिए इतने कॉस्टली पड़ जाते हैं। पर नॉर्मल अपन घर की वायरिंग में कॉपर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि घर की वायरिंग एक ही बार करवानी है लोगों ने, सो लोग एक बार पैसा खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि कॉपर इतना महंगा नहीं है जितना चांदी और सोना है, बट तब भी एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर महंगा है। तो महंगा क्यों है? क्योंकि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी है इसकी तुलना से एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम से अच्छी कंडक्टिविटी इसकी है कॉपर की, इसलिए इसको यूज किया जाता है घर की वायरिंग में, ठीक है। और जो पब्लिक चीजें, सरकारी चीजें, तो वहाँ पे क्योंकि सरकारें जो होती हैं, सो सरकार भी क्या करे एक्चुअल में, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो लंबी होती है, वहाँ पे अगर आप कॉपर यूज करोगे तो दिवाला निकल जाएगा गवर्नमेंट का भी। सो वो दिवाला ना निकले उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। और भी काफी सारे रीजन होते हैं एक्चुअल में टेक्निकल, बट हमारे इंजीनियरिंग के साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स का भी विशेष टेंशन रखना पड़ता है। चीज जो है वो बजट में रहनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल होनी चाहिए चीजें, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत 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 लंबी होती है, तो इसलिए इतना हम कॉपर यूज नहीं कर सकते। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स में अच्छी होती है, गुड गुड वर्ड यूज करना है अपने को। और नॉन मेटल में उल्टा इसका, बैड बैड, यहाँ पे बस बोल देना बैड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक्सेप्शन और ऑलवेज एक्सेप्शन अब होती है, वैसे नॉन मेटल जो बैड कंडक्टर है। आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल, तो ऐसे टॉवर मरवा रहे हो, तो मैं आपको बस वही इसी से काम चलाओ, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे मान लो ये अपने घर के बाहर कहीं भी आपने एक तार जाती देख ली, खंबे लटक रहे, मान लो ये मान लो लगा देता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये दो टावर लग रहे हैं, टावर 1 टावर 2, ठीक। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके आगे पीछे ऑक्सीजन है, ढेर सारी ऑक्सीजन है। फिर यहाँ हम घूम रहे जेब में हाथ डाल के, ठीक है, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक सब कर लिया हमने। क्या अगर ये ऑक्सीजन कंडक्टर होता तो ये करंट लेके नीचे नहीं चला आता? ये करंट हमें, क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं, और मान लो कि ऑक्सीजन के अंदर करंट आ रही है, तो ये करंट इसमें, ये करंट इसमें, ये ऑक्सीजन इधर, एक और ऑक्सीजन इधर, ये सारी करंट लेके हमारी नाक के अंदर घुस गई, हो जाता कल्याण हमारा, पर आज तक हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इससे ये सिद्ध हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो कैसा कंडक्टर है, बैड बैड कंडक्टर। इसका बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, हीट का भी। सो ऑक्सीजन बैड कंडक्टर किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का। ऑक्सीजन तो मैंने आपको कहानी समझाई, पर ये वर्ड आपने पूरा जोड़ देना इसके साथ, नॉन मेटल। मोस्टली नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। बट क्या, एक एक्सेप्शन आपको स्पेशली याद रखनी है। एक्सेप्शन मतलब जो ये बात फॉलो नहीं करती, जो बैड कंडक्टर नहीं है, वो कौन है? वही जिसके बारे में मैंने बताया, बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत हद से ज्यादा, कार्बन। ये कार्बन क्या करता है? और कार्बन में भी वंडर देखो आप, कि कार्बन का एलोट्रोप जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये तो है बड़ा गुड कंडक्टर। और ये इतना गुड है कि जो जनरेटर होते हैं ना, जनरेटर मोटर है, उनके बिल्कुल पड़ोस में ही रहता है। इसके ब्रश बनाए जाते हैं कार्बन के, सोच के देखो, कार्बन के ब्रश बनाते हैं, नॉन मेटल के ब्रश। इतने सारे मेटल होते हुए भी हम कार्बन के ब्रश बनाते हैं नॉन मेटल के। तो बाकी मेटल के लिए शर्म की बात है कि इनके बिरादरी में, इनके खानदान में मेटल वाले, ये तो फिर नॉन मेटल है बेचारे। जो मेटल है उनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है कि जो जनरेटर के ब्रश की जगह आज तक रिप्लेस कर ले इस ग्रेफाइट को। आज तक मतलब ग्रेफाइट ही यूज होता आ रहा है ब्रश की जगह, कार्बन ब्रश और लगते हैं किसी भी मोटर जनरेटर में, ठीक। सो इसका मतलब क्या होगा, क्यों लगते हैं? कि वहाँ करंट बाहर लेके आना है, अंदर लेके जाना, मतलब ये अच्छा कंडक्टर है, इसलिए तो यहाँ यूज करते हैं इसको। तो ग्रेफाइट जो है वेरी वेरी गुड कंडक्टर इसका, करंट का। बच्ची दूसरी बात, अब मैं और क्या बता रहा था आपको, हाँ, ग्रेफाइट जैसे ना इसके एलोट्रोप होते हैं, सो ये एलोट्रोप है ग्रेफाइट, अच्छा कंडक्टर। और इसी का दूसरा बड़ा भाई, जिसका क्या नाम है, डायमंड, ये भी इसी कार्बन से बना हुआ है। पर इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है कि ये बैड कंडक्टर है, इसका करंट का, ये करंट का बैड कंडक्टर है। समझ आई बात? ये डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसके स्ट्रक्चर में एक्चुअल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इसलिए ये जो है
ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, और इसके स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए अच्छा कंडक्टर है। इतनी डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना याद रखो, ये अच्छा कंडक्टर, ये बुरा कंडक्टर है, दोनों कार्बन फैमिली के ना। तो इसलिए कहते हैं कि एक हाथ की पांचों उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती। तो उसी तरह से हैं ये दोनों, कहने में तो आता है कार्बन के एलोट्रोप है, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, पर इसके गुण कुछ और, इसके गुण कुछ और। ओके, सो कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, इधर से फिर हम पीछे चले गए थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेफाइट जो है वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे कुछ दो चार क्वेश्चन है शायद हमने डिस्कस कर लिए होंगे। कौन सा मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, आपको बता दिया कौन सा होता है, मरकरी Hg। फिर कुछ एक साथ साथ और बातें हैं ना छोटी छोटी, जो शायद हम मे बी, क्योंकि इतने डिटेल में है नहीं हमारे सिलेबस में, तो पता नहीं दोबारा टाइम मिले ना मिले, साथ में एक और बता देता हूँ। अगर आप मान लो मरकरी को किसी और चीज में बना के एलॉय बनाते हो मरकरी का, मतलब एलॉय समझते हो, एक मेटल का किसी और मेटल के साथ मिक्स होना, या फिर एक मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स होना। मेटल या तो किसी मेटल के साथ मिल जाए, या फिर एक मेटल जो है वो दूसरे नॉन मेटल के साथ मिल जाए, और जो नई चीज बनेगी, चाहे इस प्रोसेस 1 में चाहे प्रोसेस 2 में, उसको बोलेंगे एलॉय। ठीक है, एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम मिक्स करके चीजों के ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिसमें वो गुण हो जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाने के लिए। सो आपको याद रखना है कि मरकरी का जो भी एलॉय होता है ना उसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम, याद रखना ये वर्ड, अमलगम पूछे अगर किसका एलॉय होता है तो मरकरी का एलॉय होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेम द मेटल विच कैन बी इजिली कट विद नाइफ। कौन सा मेटल कट कर सकता है भाई, आपको बताया। अगर देखो बोला नेम ए मेटल, बोला एक मेटल का नाम बताओ, एक मेटल बोलना है सोडियम, कलर होता है सफेद सफेद साबुन जैसा, यानी हालांकि आपसे बस इतना याद हो, सोडियम। ओके, सॉफ्ट मेटल कट विद नाइफ। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, कॉपर। और ये लास्ट वाला जो है इसको याद रखना, पोर कंडक्टर ऑफ हीट लेड होता है, पीबी। ठीक है, ये अब गुण है इसका, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, लेड होता है पोर कंडक्टर ऑफ हीट। सो कुछ और भी बातें आ गई, वो भी देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मेटल जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक्चुअली छोटी छोटी बातें हैं ना, ये पढ़ाते टाइम इन्हें लॉजिक नहीं होता है, ये रटने वाली बातें, तो ये याद नहीं रहती, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है यहाँ पे। एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये याद ही रखना, इसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मिलता ही है तो नेचर में क्या करें। सो एल्यूमिनियम है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स, लेड, अभी आपको बताया भी शायद मैंने, लेड पूरेस्ट कंडक्टर। लश्कर जिस नॉन मेटल में होती है, अभी बताया था आपको, नॉन मेटल आयोडीन, वही इसमें ऊपर मैंने पहले भी बात करी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ कोई, तो Al2O3, ये भी बताता हूँ आपको क्या होता है, पहले नीचे देखते हैं। ऑक्साइड इज एन और ऑफ, और क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये हमने लिखा ना कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट में, हमने बोला मिलता तो क्या एल्यूमिनियम, और जब हम इसको लाते हैं तो सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं होता, इसके साथ बाकी काफी गंदगी भी होती है। तो वो जो गंदगी के साथ बाकी, गंदगी का मतलब ये नहीं कुछ धूल मिट्टी, वो तो होती होती है, धूल मिट्टी के साथ साथ जैसे मान लो हम एल्यूमिनियम ढूंढने गए, तो एल्यूमिनियम से हो सकता है दूसरे मेटल भी हैं, मान लो आयरन भी आ गया साथ में, कॉपर भी आ गया थोड़ा थोड़ा, तो वो पूरा जो रफ फॉर्म में जो एल्यूमिनियम होता है, रफ फॉर्म समझ गए, जो बाकी इसके साथ इम्प्योरिटीज भी जुड़ी हैं जिस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं क्या, और। ठीक है, अगर बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में जाना है तो और की डेफिनेशन हो, हम बोलते हैं और किसी मेटल का वो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें से हम उस मेटल को, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि बॉक्साइट किसका और है, और ऑफ बॉक्साइट इज और ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, और क्या हो गया, और एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें एक एलिमेंट होता है, जैसे मानो एक मेटल होता है, साथ में उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, और उस इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में से, अभी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल क्या है, ये बॉक्साइट, हम उस मेटल को जैसे एल्यूमिनियम को जुडिशियसली, JUDICIOUSLY, जुडिशियसली, इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली, तीन वर्ड है। जुडिशियस के मतलब बहुत समझदारी के साथ, इकोनॉमिकली मतलब वो हमारे प्रॉफिट में होना चाहिए वो काम करना, प्रैक्टिकली मतलब सिर्फ बातों से नहीं कि हमने पैसा भी लगा दिया और कर नहीं पा रहे, हमारे पास प्रोसेस ही नहीं। तो तीनों तरीके, मतलब वो हमें बजट में भी पड़े काम,
प्रैक्टिकली करने लायक भी हो, मतलब हो जाना चाहिए वो काम, और जुडिशियसली मतलब कि उसमें रिस्क भी कम होना चाहिए और समझदारी से वो काम हो जाना चाहिए। बहुत मतलब सूझबूझ से हम उस काम को कर पाए, सक्सेसफुली कर पाए, समझ लो। तो अगर तीनों बातें इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में से अगर हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल निकालना और ये तीनों बातों के थ्रू मतलब वो आसानी से हो भी जाए और वो सस्ता भी पड़ जाए, तो उस इम्प्योर सब्सटेंस को तब जाके और बोलेंगे। और कब बोलेंगे उस इम्प्योर सब्सटेंस को? अगर उसमें से मेटल निकल पाता है तो। निकल तो खैर जाएगा, बट वो निकलना चाहिए प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली प्रॉफिटेबली मतलब उसमें अपने को प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मतलब वो इम्प्योर पत्थर जाकर उठा लिया, जिसको मैं बॉक्साइट बोल रहा हूँ, गंदगी ऐसी उठा के लेके चले आए, जेसीबी लगा के क्रेने भर भर के, हमने खर्चा कर लिया हमारा 10 करोड़ का, और मेटल हमने निकाला 10 लाख का। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो हम जेसीबी भर के लेके आए उस गंदगी को, बॉक्साइट या बॉक्साइट तो नहीं होगा, मान लो कुछ ए नाम का कोई इम्प्योर सब्सटेंस था, उसको हमने बोला कि खान में मिला, हमने ट्रक लोड कर दिया, पहुंचाया इंडस्ट्री में, साफ सफाई करी, खर्चा हमारा पूरा 10 करोड़। ठीक है, मेटल कितने का निकला? जो मेटल हमने उससे एक्सट्रैक्ट करा, ये एक वर्ड होता है एक्सट्रैक्ट, मतलब उसको ड्राइव करा, निकाला उसमें से साफ सूफ करके, पूरी कार्रवाई करके जो प्योर मेटल निकला, वो उसकी कीमत कितनी थी? 10 लाख। तो अब मैं क्या इस ए को बोलूंगा कि ये और था, इसको मैं लेके आया हूँ? नहीं, ये और नहीं है। समझा? और कब होता? जब मेरे को प्रॉफिट होता है इस प्रोसेस में। होगा, आपको बात समझ आई होगी। तो ये मेटलर्जी का पार्ट है जो अपने को नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन है, बट तब भी मैंने यहाँ पे एक पार्ट डाल दिया। बॉक्साइट किसका और होता है? तो एल्यूमिनियम का और होता है, याद रखना आपको, याद रहे तो। क्योंकि आप ये मैं अथॉरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि आपको मेटलर्जी का कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, भले उन्होंने सिलेबस में लिखा है मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बट अगर क्वेश्चन डाल दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वो बोलेंगे हाँ हमने मेटल नॉन मेटल डाला था, पढ़ लो पूरा जितना उसके ऊपर आता है। तो ये थोड़ा सा तो रहता ही है ड्रॉबैक हर एक एग्जाम का, कि हम एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं होता सिलेबस का। सिलेबस होने के बाद भी एक्चुअली हम एक्सटेंट डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ तक जाएगा वो। सो हमें बस अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही चीज़ें समझ कर फिर अपने आप को लिमिट में रखना है, टेल करना कि हाँ यहीं तक आ सकता है। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था मेटल, अगर मेटल की जगह यहाँ पे होता एलिमेंट, तो फिर क्या आंसर होता? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, फिर आंसर होता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बट यहाँ पे बोलता मेटल ही होना चाहिए, तो फिर मेटल है तो फिर अल्मीनियम, और अगर होता एलिमेंट तो फिर हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और बड़ा ही एक्यूरेट अगर किसी ने जाना है तो मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट रफली 46.6% शायद जो होता है, अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा डाटा वेरी करता है, बट 46.6% ऑक्सीजन बताई जाती है अर्थ क्रस्ट में। 8.1% लगभग रहता है अर्थ क्रस्ट का, जो मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम। ठीक है, और वो लोग 8.1% जो है कम है, ये ज्यादा है। सो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वो एलिमेंट पूछते हैं, एलिमेंट मेटल नहीं पूछते, तो फिर अपने को देखना है कि ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो ये ज्यादा हो गया, सो ये ऑक्सीजन ज्यादा होगी, फिर आंसर होगा ऑक्सीजन। बट अगर बोलते कि नहीं वो एलिमेंट जो मेटल ही होना चाहिए, तो फिर ये है एल्यूमिनियम। उसके बाद किसकी बारी आती है? फिर एल्यूमिनियम के बाद होता है आयरन, लगभग 5 पॉइंट समथिंग % आयरन रहता है, बट आपको बस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन याद रखने हैं, मोस्टली इनके बारे में पूछा जाता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।